डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में जो सत्तांतर हुआ है उस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो कब्जा जमाया उसके बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम क्या निकलेंगे उसका विश्लेषण भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी इस विषय को लेकर आए और इसके लिए आज हमसे जुड़ी हैं डॉक्टर अंशु जोशी जी। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में आपका। बहुत धन्यवाद महेश जी। आपको और न्यूज डंका की पूरी टीम को मेरा साधुवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज आपने मुझे बुलाया है। धन्यवाद मैडम। एक्चुअली आपकी अलग पहचान करा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपकी एज अ लेखिका के तौर पे आपकी किताबें जो है पूरे देश भर में पढ़ी जा रही है। जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं ही और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी आप अपना जो स्पष्ट मत है वो रखती हैं। तो उसी एंगल से आज हमने सोचा कि अफगानिस्तान का ये मसला जो है बहुत ही आज पूरे दुनिया में उस पर चर्चा हो रही है, क्या उसके परिणाम होंगे, क्या असर होगा उसका। तो उस एंगल से ही हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बहुत सारे अलग अलग परिणाम होंगे ऐसे कहा जा रहा है। तालिबानी सत्ता जो है वो आने के बाद अलग अलग देशों पर, शायद भारत पर भी उसके कुछ असर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे। तो किस तरह से आप देखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मसले? महेश जी, मैं चूंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही पढ़ाती हूँ और आतंकवाद पर मेरा शोध है, विशेषकर जैविक आतंकवाद पर। पिछले कुछ दिनों में हम जो हृदय विचलित कर देने वाली तस्वीरें अफगानिस्तान में देख रहे हैं और जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना की घोषणा कर दी है, ये अपने आप में मुझे एक अंधेरे युग की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मैं सोच समझ के ये बात बोल रही हूँ। ये अपने आप में पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ा संकट मुझे उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए। क्योंकि देखिए, तालिबान जिस प्रकार की आइडियोलॉजी को, जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, वो अफगानिस्तान में ही नहीं रुकेगा। वो अफगानिस्तान से बाहर निकल के पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट या दारुस्सलाम या शरिया की स्थापना का प्रयास करेगा। और आपको बीते कुछ यदि सालों में मैं लेकर जाऊं और कई सारे हृदय को विचलित कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले, दरंदगी पूर्ण आतंकवादी हमलों को याद दिलाऊं, चाहे 9/11 का अमेरिका पर हुआ हमला हो, 2008 में मुंबई पर हुआ हमला हो, 2014 में पेशावर में स्कूली बच्चों पर जिस प्रकार से हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया, इसमें तालिबान का ही हाथ था, ये हमला हो, सिडनी में हुआ हमला हो, फ्रांस में किस प्रकार से हमला हुआ, बोको हरम आपको याद होगा अफ्रीका में उन्होंने किस प्रकार से वहां की मासूम लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया, किस प्रकार से उनके साथ दरिंदगी की, उनको मारा और उनको दूसरे देशों में ले जाकर बेच दिया। ये तमाम जो हमले हैं, इनके पीछे जितने भी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, तालिबान उन्हीं में से एक है। और इन सबकी यदि विचारधारा और मानसिक स्तर पर हम जाएं तो इनका एकमात्र उद्देश्य पूरे विश्व में तलवार की नोक पर इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है। आज इन्होंने अफगानिस्तान में किया है, अब ये देखिएगा कि ये अफगानिस्तान से बाहर निकल के और दूसरे देशों तक जाएंगे। और आपको यदि मैं विश्व के इतिहास में ले जाऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ये षड्यंत्र पूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें 4 या 5 शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस्लामिक देश थे। उनसे बढ़कर यदि आप 50 वर्ष आगे आए तो अब तकरीबन 56 इस्लामिक देश हमारे सामने हैं। तो पिछले 50 वर्षों में 56 इस्लामिक स्टेट्स की स्थापना, इस और हम सभी का ध्यान जाना चाहिए। ये अपने आप में उन सभी देशों के लिए बहुत बड़ा संकट है जो बाकी या अन्य धर्मों का अनुसरण करते हैं। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि इस्लाम का अनुसरण करने वाले बाकी के धर्मों का अनुसरण करने वालों को काफिर कहते हैं, काफिर मानते हैं। और उनके आप कुरान देखें, आयतें देखें, सूरे देखें, हदीस देखें, उन सभी में काफिरों का सिर तक काट दिए जाने के सुझाव है।
तो ये हिंदू धर्म की तरह धर्म नहीं है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। तो ये बहुत बड़ा एक वैश्विक स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है और आज मुसीबत ये है कि इस षड्यंत्र में वाम पंथ भी जाकर अपना हाथ मिला चुका है। आप पिछले कुछ दिन में देखिए कि जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित किया, वहां जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ, इस पर पूरी वामपंथी मीडिया विश्व स्तर पर चुप है। इस पे सारे लिबरल्स चुप हैं, इस पे सारे तथाकथित फेमिनिस्ट कार्यकर्ता चुप हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों अपनी अब क्यों नहीं वे कुछ बोल रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वामपंथ तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है। क्योंकि तालिबान की अभी तक की जो इमेज है वो एक बहुत ही दरिंदे आतंकवादी संगठन की इमेज है। 90 के दशक में विशेषकर हमने देखा कि किस प्रकार से अफगानिस्तान की धरती को इस संगठन ने रक्त रंजित किया। ये एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान या रशिया जैसी जो ताकतें हैं वो जाकर के तालिबान को समर्थन दे रही हैं। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो वामपंथी मीडिया है और वामपंथी जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं तालिबान की इमेज के सुधार में जुटे हुए हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा अब हम सभी के सामने मंडरा रहा है। जिस तरह से आपने जिक्र किया वामपंथियों का, उनका तो ये भी कहना है कि अभी ये जो तालिबानी सत्तांतर वहां पे हुआ है, वहां पे ना ही खून का एक कतरा भी बहा है और ऐसे खून ना बहाते हुए भी उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? महेश जी, इस तरह के तर्कों पर मुझे हंसी आती है। ये भारत देश की तरह हुआ कोई लोकतांत्रिक चुनाव और उसके बाद हुआ हस्तांतरण नहीं है, जहां पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सत्ता हस्तांतरित होती है और चाहे किसी पार्टी के लोग हों, यदि आप भारतीय हैं तो आप सुख चैन से भारत में रहते हैं। आपने अफगानिस्तान में हालत देखी थी जब तालिबान ने वहां जाकर के और सत्ता को अपने हाथ में लिया। राष्ट्रपति भाग गए, सभी बड़े अधिकारी भाग गए, अमेरिका ने दूतावास बंद कर देने की घोषणा कर दी, अपने सारे ट्रूप्स वापस ले लिए। और तो और जब अमेरिकी विमान वहां से प्रस्थान कर रहे थे तो क्या आपने हालत देखी कि कैसे वहीं के अफगानिस्तान के स्थानीय लोग अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर निकलने के लिए उन विमानों के ऊपर चढ़ गए और कई लोग इसी चक्कर में मर गए। ये अपने आप में कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या आपने वहां पे महिलाओं की स्थिति देखी? शटलकॉक बुरकों में अब आपको वहां पर महिलाएं नजर आएंगी। वहां पर बच्चों की स्थिति देखिए। 90 के दशक तक जो संगठन एक सबसे दरिंदा, सबसे खूंखार, खतरनाक आतंकवादी संगठन बनकर अफगानिस्तान में खून का खेल खेल रहा था, यदि आज उसके बारे में कोई इस प्रकार के तर्क देता है तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल ही में और एक बात दिखाई दी कि कुछ पत्रकार जो हैं, जो कि बार बार अभिव्यक्ति की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो बुरखे में दिखाई देंगे या तालिबानी जिस तरह से कहेंगे उस तरीके से उनको बात करनी पड़ेगी, वही सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर नहीं भी वह पूछते हैं तो उनको मरने का डर है। तो एक तरीके से एक मुखौटे जो है ये पहने हुए हैं ये लोग। महेश जी, आपने बहुत सही बात की। हिपोक्रेसी या मुखौटे पहने हुए लोग, विशेषकर जो मेरी फेमिनिस्ट बहनें, भारत में आप देखें, आप अपने पंत प्रधान को कोस लेते हैं, आप अपनी व्यवस्था को कोस लेते हैं, आप अपने इतिहास को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को पानी पी पी के कोस लेते हैं। आपको हमारी भारतीय महिलाओं की बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र सबसे समस्या होती है। आप हमारे रहन सहन को कोस लेते हैं, हम कुछ नहीं कहते, हम मुस्कुरा के रह लेते हैं। आप किसी भी इस्लामिक स्टेट में इसका शतांश भी करने की कोशिश कीजिए और आपका क्या हश्र होगा ये देखने से दुनिया डरेगी। जिस प्रकार से आपने उदाहरण दिया कि यहाँ पर फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाली हमारी पत्रकार बहनें या भाई वहां पर जाकर के किस प्रकार से इस्लामी तौर तरीकों के अनुसार रहते हैं, तो मैं फिर उसी चीज पर आऊंगी कि जिस मानसिकता पर इस प्रकार के संगठन काम करते हैं, वो मानसिकता जिस धर्म से जुड़ी है, उनके धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की या दूसरों को समावेश करने की
कोई बात ही नहीं है, उनके लिए दूसरे धर्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार के लोग लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का, इस प्रकार के कंसेप्ट्स का सम्मान तो क्या, उनके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और स्त्रियों की तो इतनी दुर्दशा है जो हमने कई चित्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, मीडिया के अन्य चैनल्स के माध्यम से, विशेषकर अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि में हमने देखा कि किस प्रकार तालिबान ने वहां के जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी और किस प्रकार जो वहां की एक प्रोग्रेसिव संस्कृति थी उसको तहस नहस करके वो कैसे 1500 साल पुराने जो अरबी सिस्टम था उसमें वो वापस समाज को ले गए। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि औरतों का जो हश्र हो रहा है और ये जो जिस तरह का वातावरण अभी है वो तालिबानी आने के बाद, वो तालिबानी कह रहे हैं कि अभी वो शरिया लागू करेंगे, उसके तहत ही सब होगा, जो भी शासन होगा वो उसके तहत होगा। तो ये कितना बड़ा संकट है पूरे दुनिया में। मैं आपको फिर इसी चीज पर ले जाऊंगी महेश जी, कि आप और मैं जिस धर्म का पालन करते हैं या अन्य धर्म, तो वहां कहीं ना कहीं एक लचीलापन, विशेषकर मेरे धर्म ने मुझे एक लचीलापन दिया हुआ है। मैं मंदिर जाऊं न जाऊं, पूजा करूं ना करूं, मैं जिस तरह से रहना चाहूं, जो भी वेशभूषा धारण करना चाहूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। मेरा धर्म मेरी जो डे टू डे का जीवन है वो निर्धारित नहीं करता। लेकिन जब आप इस्लामिक पद्धति को देखते हैं और विशेषकर जब आप शरिया की ओर जाते हैं तो एक एक चीज के लिए नियम बने हुए हैं। और मैं आपको उदाहरण स्वरूप यदि स्त्रियों की दशा पर ले जाऊं और तब मैं यदि आपको शरिया के अनुसार प्लेस ऑफ वुमेन या महिलाओं की स्थिति पर या उनको मिले अधिकारों की बात करूं, तो मैंने इस पर काफी शोध भी किया और मेरे पास कुरान के या हदीस के रेफरेंस्ड ये टेक्स्ट है जो मैं आपको अगले 1 मिनट में बताना चाहूं। जैसे कि कुरान का सूरा 4/34 यदि आप देखें तो वो कहता है कि एक पति को अपनी पत्नियों को, पहली बात तो एक पति को 4 बीवियां रखने का अधिकार है, अपनी पत्नियों को पीटने का अधिकार है। A husband is entitled to beat his wife. It's in Surah 4/34 in Quran. इसके हदीस में भी कहीं ना कहीं आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आप कुरान के सूरा 2/223 को देखें तो उसमें कहा गया है कि एक औरत जो है वो एक खेत की तरह है और उसका पति उसे जब चाहे जोत सकता है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? तो यहीं से जब हम आगे चलते हैं तो यही शायद एक कारण है कि शरिया के अनुसार एक स्त्री अपने पति को शारीरिक संबंधों के लिए कभी मना नहीं कर सकती, उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। तो शरिया के अनुसार या इस्लाम के अनुसार इट्स द हस्बैंड हु कंट्रोल्स द सेक्स लाइफ विद हिज वाइफ। पुरुषों के लिए स्त्रियां सिर्फ एक सबऑर्डिनेट हैं और ये सूरा 2/228 में लिखा हुआ है, मेन आर मच अबाउट वुमेन। उसके बाद यदि आप देखें तो मान लीजिए कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और यदि उसके साथ फिर से रहना चाहता है तो द डिवोर्स्ड वुमन हैज टू मैरी अनदर मैन एंड शी हैज टू हैव सेक्स विद हिम in order to remarry her husband। ये कुरान के सूरा 2/230 में लिखा हुआ है और इसके भी कई आगे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो हदीस में आपको मिलते हैं। इसके अलावा स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाने का अधिकार पुरुषों को है और ये भी कुरान के सूरा 4/24 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के कई यदि आप बिंदुओं को देखें, सूरों को देखें और व्यवस्थाओं को देखें तो आपको समझ में आता है कि शरिया स्थापित होने की दशा में, इस्लामिक स्टेट स्थापित होने की दशा में
औरतों की क्या दुर्गति होती है। आपको क्या अफगानिस्तान में दिख नहीं रहा है किस प्रकार से औरतें शटलकॉक बुर्का पहन के रह रही हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हमारी बिंदी और चूड़ी पर जो लोग कमेंट्स करते हैं और जो लिबरल्स बातें बनाते हैं, मैं तो उनसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कृपा करके वहां की महिलाओं की स्थिति को भी देखिए कि वे सेक्स स्लेव्स बना दी जाती हैं, उनके खतने करा दिए जाते हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, उनको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पढ़ने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और तो और वे अपने चेहरे तो क्या अपनी आंखें भी नहीं दिखा सकती हैं, वे अपने घर से पुरुषों के बगैर बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो इन तमाम बातों पर मेरे जो लिबरल भाई बहन हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं लिटरेचर के, सिनेमा के और ये वो तमाम डिफरेंट डोमेन्स के, वो क्यों नहीं आकर के कैंडल मार्च निकालते हैं, वो क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं, वो क्यों नहीं मीडिया पर जाकर के इसके बारे में बात करते हैं कि कितना बड़ा संकट महिलाओं के लिए तालिबान की तरफ से और इस प्रकार के जो इस्लामी आतंकवादी संगठन है उनकी तरफ से अब आ रहा है। इस पर उन्हें कुछ ना कुछ कहना चाहिए। निश्चित तौर पे यानी वामपंथी दल जो होंगे या लिबरल्स जो हैं वो इसके बारे में चुप्पी साधे हुए ये तो दिखाई दे रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि वहां से वहां के जो मूल निवासी जो हैं जो अफगानी रहेंगे उनके मन में तो बहुत डर है, लेकिन जो वहाँ के हिंदू हैं, सिख भाई हैं, उनके मन में फिर क्या, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या अवस्था होगी, ये भी हम लोग सोचते रहते हैं। आज उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन क्या हालत रही होगी उनकी उस अवस्था में, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते। मैंने आपको जैसा कि मैं आपको इतनी देर से आपके साथ अपने विचार साझा कर रही हूँ, स्थिति बहुत खराब, स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति ध्यान देने योग्य है, तब जबकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी हाथ खड़े करके बैठ गया है। और अब कहां अभी के राष्ट्रपति के समर्थक हैं, मैं तो ये भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान वेलकम कर रहा है तालिबान को, हमारे यहाँ के तथाकथित भारतीय मुस्लिम मुनव्वर राणा जैसे बड़े बड़े कलाकार वेलकम कर रहे हैं तालिबान को, ये जानते हुए कि भी तालिबान के साथ में क्या व्यवस्था हमारे सामने होगी और किस प्रकार का खतरा पूरे विश्व के सामने मंडरा रहा है। ये सिर्फ सिखों की या वहां रह रहे अन्य कम्युनिटीज के लोगों की ही बात नहीं है। और हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में महेश जी जरूर आपको बताना चाहूंगी कि अपने तो गांधारी के समय से कंधार था, तो हमारे तो अफगानिस्तान के साथ बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। तो चाहे महाभारत के दौरान का गांधारी का कंधार हो या काबुली वाला, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंधों की एक बहुत लंबी यात्रा रही है और पिछले कुछ वर्षों में हमने उसे फिर सुदृढ़ करने का प्रयास किया। लेकिन आज तालिबान की वापसी के साथ इस पर भी बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। सामरिक दृष्टि से देखें तो तालिबान जैसी शक्तियां जैसे जैसे मजबूत होती जाएंगी, अपने जम्मू और कश्मीर और अपने सीमाओं पर कहीं ना कहीं संकट मुझे गहराता हुआ नजर आता है। और अलगाववादी शक्तियां न सिर्फ सीमाओं पर, न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में, अपने देश के अंदर भी षड्यंत्र रचना और बढ़ाना शुरू कर देगी। और अपन ने शाहीन बाग भी होते हुए इस देश में देखा। हमने ये, मैं तो जेएनयू कैंपस में रहती हूँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी हमने देखे। 2 दिन पहले देखिए, जैसे ही तालिबानी शक्तियां मजबूत हुई हैं, उज्जैन जैसे शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो भारत के लिए एक सामरिक संकट है। हम ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित कर रहे थे, अफगानिस्तान हमारे और चाबहार के बीच में पड़ता है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक उसकी लोकेशन है। लेकिन अभी मुझे उस पर भी संकट गहराता हुआ दिख रहा है। और यदि वहां संकट आता है तो न सिर्फ चीन के विरुद्ध हम जो प्रयास कर रहे थे चाबहार पोर्ट डेवलप करके, साथ ही साथ जो आर्थिक समृद्धि के प्रयास हम कर रहे थे उसमें, उस पर भी कहीं ना कहीं संकट या चुनौतियां मुझे नजर आती हैं। तो ये हमें देखने समझने की जरूरत है। और यदि तालिबानी शक्तियां मजबूत होती हैं और साथ में पाकिस्तान और चीन जैसी शक्तियां मजबूत होती है, तो निश्चित तौर पर भारत जैसे देश को कहीं ना कहीं बहुआयामी विकल्प और समाधान खोजने होंगे। और एक लेकिन जैसे सकारात्मक चीज यह है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तालिबान सैंक्शन कमिटी को चेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ और अन्य देशों के साथ मिलकर जो तालिबान जैसे संगठनों का
कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें उनको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान में ये सत्तांतर होने के बाद यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, उन्होंने सीएए की बात की थी कि सीएए जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये आज सभी को पता चला होगा, ऐसे उनका कहना था। तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि सीएए का तो आंदोलन बहुत चला था, शाहीन बाग का हुआ, यहाँ पे मुंबई में भी जी, मुंबई बाग आंदोलन हुआ। तो तभी एक कहा जा रहा था कि किस तरह से ये जो कानून है ये गलत है कानून, लेकिन आज उसका महत्व जो है वो बताने की कोशिश हरदीप पुरी जी कर रहे हैं। महेश जी, आपने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु उठाया है। सीएए क्या है हम सब जानते हैं, इसको लेकर के किस प्रकार से यहाँ विरोध हुआ, क्यों हुआ, हम ये सब जानते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसकी ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगी। देखिए, हमने जैसे शुरुआत में बात की कि किस प्रकार से जितने भी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य पूरे विश्व में शरिया या इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करना है। इसका कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा संबंध है वो विभिन्न देशों में वैश्विक स्तर पर उनकी जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। ऐसे कई क्लासिक उदाहरण हैं कि जैसे उदाहरण स्वरूप किस प्रकार से मुस्लिम्स जो हैं वो वेस्ट एशिया से निकल करके और यूरोप की ओर गए, और शुरुआत में वो माइग्रेंट्स की तरह गए, लेकिन कैसे जैसे जैसे उन्होंने अपनी जनसंख्या वहां बढ़ानी शुरू की, उन्होंने वहां के ही मूल निवासियों को साइड में करते हुए कहीं ना कहीं शरिया एस्टेब्लिश करने की बात करनी शुरू कर दी। तो ये एक पैटर्न है, इस पे काफी शोध हुए हैं, और ये मैं आपको उदाहरण दे करके बताना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका, कनाडा, चीन, इटली जैसे देश है जहां पर मुस्लिम आबादी 1 से 3-4% तक है या इससे कम है, तो वहां पर वे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। आप चीन को देखिए, वो किस प्रकार मुस्लिमों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन जैसे जैसे यह प्रतिशत बढ़ता जाता है उनका व्यवहार बदलता जाता है। वे जैसे ही 10% से अधिक बढ़ते हैं, वे अपने कुछ माइनॉरिटी राइट्स की, विशिष्ट अधिकारों की बात करने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें हलाल मांस चाहिए, उन्हें अपने समुदाय के भीतर शरिया नियम चाहिए, वे जो राष्ट्रीय स्तर के कानून है उनको कहीं ना कहीं अस्वीकार करेंगे। भारत इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। फिर जैसे जैसे इससे भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं और विशेषकर यदि 50% के करीब पहुंच जाते हैं, तो वे वहां जहां रह रहे होते हैं वहां इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वहां के मूल निवासियों का सफाया भी हो सकता है। सूडान, मलेशिया, कई ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल हैं, और वो फिर धीरे धीरे 100% मुस्लिम बनने की ओर बढ़ते हैं। आप ईरान, इराक, बांग्लादेश, मिस्र, कई ऐसे उदाहरण हैं, और वहां जहां 100% कर दिया है वहां तो आप स्थिति देख ही रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया आदि। और ये कभी मत समझिए कि 100% हो गए, शरिया स्टैब्लिश हो गया, इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश हो गया तो वे शांत हो जाएंगे। तब शिया और सुन्नियों के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध शुरू हो जाएगा। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में जहां से आपने बात और प्रश्न शुरू किया और सीएए की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई शोध, कई रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी को सरपास कर सकती है और 50% से ज्यादा हो सकती है। तो हमारे यहाँ सीएए जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है, कहीं ना कहीं अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो अपने देश ने सभी नागरिकों को दे रखे। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान का जो विषय है वो तो हम इतने सालों से ये संकट जो है हमारे ऊपर है ही, लेकिन अभी अफगानिस्तान का एक नया संकट है, तो भारत ने किस तरह से सतर्क रहना होगा? महेश जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, सामरिक स्तर पर निश्चित तौर पर हमारे लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और संकट की घड़ी है, और तब जबकि हम और तजाकिस्तान सिर्फ ऐसे 2 देश हैं जिनका ऑफिशियल लेवल पे तालिबान के साथ कभी कोई संपर्क या वार्ता या चर्चा या इस प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। तो और तालिबानी शक्तियों को पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे शत्रु देश समर्थन दे रहे हैं, पूरे विश्व से जो वामपंथी शक्तियां हैं समर्थन दे रहे हैं। तो न सिर्फ सीमाओं पर
अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति भी हमें बहुत सहज सजग रहना होगा और इसमें एक एक भारतीय नागरिक का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। इसीलिए मैं चाहती थी कि कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आप सभी के साथ आज साझा किए, वो अपने एक एक भारतीय को पता होना चाहिए कि आज जो अफगानिस्तान में हुआ वो सिर्फ ये आज की या एक महीने की या एक साल की प्लान्ड घटना नहीं है। ये बहुत सालों से चला आ रहा, प्लान होता आ रहा षड्यंत्र है जो अब हमें संपादित होता दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज जो कद है, जिस प्रकार का प्रभाव है, जिस प्रकार से विभिन्न शक्तिशाली देश आज हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कूटनीतिक स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसका भी समाधान निकाल ही पाएंगे। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, उसके बाद क्या बदलाव दिखे और क्या उसका फायदा अभी अफगानिस्तान में जो सत्तांतर हुआ है उसमें हो सकता है? जो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर सोचा जाए या जो एक ताकत बढ़ी है भारत की। देखिए, यदि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, 2014 के बाद से मुझे एक नया युग प्रारंभ होता दिखाई देता है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक के प्राध्यापिका के रूप में, तो यही कहूंगी, जिसमें कि अपने पंत प्रधान ने बहुत स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दे दिया था कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले को भारत सहन नहीं करेगा। और शायद यही कारण है कि हम आतंकवाद से निपटने में काफी बड़े पैमाने पर सफल रहे। इसके लिए हमने न सिर्फ आंतरिक दृष्टि से प्रयास किए कि हमने अपने डिफेंस को हमने आंतरिक स्तर पर मजबूत किया, तकनीकों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से। हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई छेड़ी और इसमें अमेरिका जैसे कई राष्ट्र आज भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े। हमने कई बायलैटरल, मल्टीलैटरल समझौते इसके लिए किए और विभिन्न प्रकार के प्रयास हमने किए और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का भी हमने सहारा लिया और हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अभी जो कोविड-19 की महामारी अपने सामने है उससे उपजी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई सकारात्मक प्रयास किए हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। अभी हम लोग देखें कि सोशल मीडिया का जमाना है और युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है वो बड़े पैमाने पे इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। तो उस एंगल से आपको क्या दिखाई देता है इस तालिबान सत्तांतर होने के बाद, तालिबानी सरकार आने के बाद युवकों में किस तरह की उनकी भूमिकाएं है अभी? महेश जी, हम सोशल मीडिया को दोनों तरह से देख सकते हैं। देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वामपंथी मीडिया तालिबान की इमेज को सुधारने में, उसे सॉफ्टन करने में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया है जिसकी वजह से हम सभी को अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो असलियत दिखाई दे रही है। और आज का जो युवा है वो बहुत सजग है, वो पल पल की जानकारी रखता है, वो कहीं ना कहीं अपने विचार बहुत स्पष्टता से न सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में रखता है, वो समाज के सामने भी रखता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोशल मीडिया का सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू ये है कि इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तालिबान जैसे, बोको हरम जैसे, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन कई युवाओं को गुमराह कर पाने में भी सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक पक्ष भी है जिसकी ओर अपना ध्यान जाना जरूरी है। किंतु हाँ, मैं आज सकारात्मक पक्ष की ओर ज्यादा बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसके जरिए, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोगों को पता चल पा रहा है कि वहां पर स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया की इस प्रकार की तमाम परिस्थितियों में और अंतरराष्ट्रीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित तौर पे। तो आपने जिस तरह से विश्लेषण किया
उसमें यही दिखाई देता है कि आज पूरे दुनिया को, भारत को भी और पूरी दुनिया के अलग अलग जो देश है, सभी को सतर्क रहने की बहुत ही जरूरत है। और इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। आपने ये बहुत खूब तरीके से विश्लेषण किया, इसके लिए न्यूज डंका की तरफ से मैं आभारी हूँ आपका। कि आपने और न्यूज डंका की टीम ने आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलनशील विषय पर मुझे आमंत्रित किया अपने विचार साझा करने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आशा करती हूं कि जिस बात को आप सभी तक पहुंचाना चाह रही हूं उसे आप सभी समझेंगे और कहीं ना कहीं विश्व शांति और विश्व सुरक्षा की दिशा में अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर से देते रहेंगे। जी नमस्कार। जरूर। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया जरूर उसमें लिखें और हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।